हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे और उसी श्रृंखला के अंदर अपन ने लगभग 3 वीडियो मैंने आपको अच्छे से करवा दी थी। यानी एक गुप्त काल मैंने अच्छे से करवा दिया था और एक टॉपिक था अपना मुगल काल वाला टॉपिक मैंने अच्छे से आपको करवा दिया। यानी मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ और मेरा मानना है कि आप इन जितने भी मैं ये टॉपिक्स करवा रहा हूँ इनको आप कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सारी चीज़ों को साथ लेते हुए आपके चल रहा हूँ। तो आज नया टॉपिक के साथ आया हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि अपना जो टॉपिक है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। 3 टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन, लेकिन उसके अंदर आते हैं सारे जितने भी आप देखोगे ये तीनों टॉपिक एक के अंदर ही आते हैं। दोस्तों, फिक्स है स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है एक क्वेश्चन ये लेके आता है आपका, और इसकी तमाम बातें अपन जानेंगे। कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए, सारा मैं इसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है उसको आप फॉरवर्ड करते रहिए। तो आज का टॉपिक आप देखोगे तीनों टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ टॉपिक है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो अपने पास टॉपिक दे रखा है वो है राजा स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास, और टॉपिक का नाम है राजा राम मोहन राय। क्या नाम है टॉपिक का? राजा राम मोहन राय। इसमें से फिक्स से एक क्वेश्चन आपके पूछेगा। चलते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा। देखो, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राजा राम मोहन राय के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहने वाला है वो है कि राय तो इनकी जो पिताजी की उपाधि थी वो इनके नाम पर पड़ी थी। ठीक है ना, पिता की जो उपाधि थी जो उनको मिली हुई थी उनके नाम पर इनका नाम राय पड़ा। और राजा की उपाधि हम देखते हैं इनको कौन दिया था, हम देखते हैं अकबर सेकंड था, और अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। पेंशन बनाने के लिए चले गए थे लंदन, ठीक है ना, लंदन बनाने के लिए पेंशन गए थे, तो उनको फिर उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने राजा को इनको उपाधि दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो इसकी आपको याद रखनी है पहली चीज तो समाचार पत्र। क्या याद रखना है? समाचार पत्र पहली चीज। सेकंड बात करूंगा संगठन याद करना है इसको, इसके अंदर संगठन और पत्रिकाएं। तीसरा कौन सा है? पत्रिकाएं। ये आपको याद रखनी है। ये चीजें तीन तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि इनमें से ही आप देखोगे एक क्वेश्चन आपके 100% आरपीएससी इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ लेती है। और फिर अपन पढ़ेंगे सारी बातें ऐसे तो, लेकिन 3 बातों में से ये तीनों आपको याद ही करनी पड़ेगी। फिक्स क्वेश्चन है कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर राजा राम मोहन राय के बारे में। दूसरी चीज आपको पढ़नी होगी इसके अंदर जो राजा राम मोहन राय के बारे में हम देखेंगे। दूसरा कि इन्होंने कौन कौन से, हम देखते हैं कि जो सती प्रथा वाला, कौन सा सती प्रथा वाला जो कानून था उन्होंने इसको इनका विरोध किया था। और सती प्रथा के अंदर हम देखेंगे धारा कौन सी धारा? धारा 17 के तहत, धारा 17 के तहत। और हम देखते हैं 1829 के आसपास की बात थी ये, और उस समय हम देखते हैं गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। हम देख रहे हैं एक साथ साथ एक खुद साहित्य प्रेमी तो है ही, साथ में समाज सुधारक के रूप में भी काम कर रहे हैं, और पुनर्धार्मिक पुनर्जागरण का भी काम भी ये कर रहे हैं, और सामाजिक पुनर्जागरण का भी ये काम कर रहे हैं। तो विलियम बेंटिक उस समय कौन था? विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था। सबसे बड़ी बात मैं बात करूं, राजा राम मोहन राय एक प्रकार से हम देखते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। किसके थे? पाश्चात्य शिक्षा के, पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे ये। और हम देखते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के अंदर जगह पड़ती है, बंगाल के अंदर 22 मई को इनका जन्म होता है। और हम देखते हैं कि राधानगर एक जगह पड़ती है बंगाल के अंदर, राधानगर, क्योंकि हम देखते हैं हुगली के पास है। कहाँ पे? हुगली के पास वहाँ इनका जन्म होता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं जब इनका शुरू से इनका रुझान पूरा समाज के अंदर जो आई कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का काम इनका था। और हम देखते हैं कि जो बंगाल के अंदर जो महत्वपूर्ण 2 व्यक्ति थे, एक तो स्वामी विवेकानंद जी और एक खुद, जिसमें अगर मैं बात करूँ राजा राम मोहन राय, जबकि अगर मैं बात करूँगा स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे वो गुजरात से रहने वाले थे। तो ये था, रूपरेखा ये है। इसके बारे में अपन सारा सब कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन से शिक्षा के पक्षधर थे ये, ठीक है ना, और कौन कौन से इनकी समर्थन में थे, कौन कौन से विरोध में थे। ये सारी बातें अगर मैं बात करूँगा, ये बैकग्राउंड रहेगा, राजा राम मोहन रहेगा, और उसके अंदर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आप इसकी पढ़ेंगे उपाधियाँ कौन कौन सी थी, ठीक है। उपाधियाँ की अगर मैं बात करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय। देखो, राजा राम मोहन राय
टॉपिक है अपने, और फिक्स है एक क्वेश्चन तो आने वाला है, ठीक है, इसमें से, और बनता भी ये क्वेश्चन है। इनका जन्म 22 मई 1772 के अंदर एक राधानगर जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म होता है, बंगाल के अंदर, राधानगर बंगाल के अंदर, कहाँ पे, बंगाल के अंदर जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था और माता का नाम क्या था, तारिणी देवी, ना माता का नाम था तारिणी देवी, इनकी माता का नाम था। इनकी उपाधियाँ अगर मैं बात करूं तो फिक्स उपाधियाँ है, आप देखोगे कि वापस से भारतीय पुनर्जागरण का काम इन्होंने किया। जिस तरह से हम देखते हैं कि विश्व जो इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर पुनर्जागरण होता है, उसी तरह हम देखेंगे कि भारत के अंदर भी पुनर्जागरण होता है, और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत जिसको मैं मानता हूँ वो थे राजा राम मोहन राय, सबसे पहले यही थे। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ, आधुनिक भारत का जनक इनको ही बोलते हैं, अतीत व भविष्य के बीच के सेतु भी इनको ही बोलते हैं, इनकी उपाधि है। बंगाल का नव जागरण का पिता भी इसको कहते हैं, और पत्रकारिता का अग्रदूत भी इसको कहते हैं। और हम देखते हैं कि नव प्रभात का तारा इनको कहते हैं, नव प्रभात का तारा भी इनको ही कहते हैं, तारा। तो ये तमाम हम देखेंगे, तमाम इनकी उपाधियाँ थी, जिसमें से क्वेश्चंस बने तो नहीं है, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए इनकी कौन कौन सी उपाधियाँ थी, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपन, देखो, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है आज के संगठन। संगठन में से क्वेश्चन एक हमेशा एग्जाम के अंदर पूछेंगे। तो सबसे पहला जो संगठन है आत्मीय सभा, नाम से पता चल रहा है, इसका 1814 भी है कहीं और 1815 भी है, तो ये रहता है आपका, ठीक है। तो पहला संगठन कौन सा था इनका, आत्मीय सभा। कौन सा संगठन था सबसे पहले, आत्मीय सभा, जो कि किसकी बात करता था, आत्मा की बात करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के ये समर्थक थे। किसके थे, एकेश्वरवाद। इन्होंने एक ही ईश्वर पर बल दिया था, बहुदेववाद पे इनका बिल्कुल ही विरोध था हमेशा ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। और हम देखेंगे इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है एकेश्वरवादियों के उपहार के बारे में, ठीक है। सेकंड संगठन था ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन। कौन सा है, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन। तीसरा अगर मैं बात करूं, वेदांत कॉलेज इन्होंने खोला था 1825 में। किसकी बात कर रहे थे, हिंदू धर्म की भी ये बात कर रहे थे, ठीक है। फोर्थ अगर मैं बात करूंगा, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, जो कि 1817 के अंदर खोला था, ठीक है। और हम बात करेंगे पांचवा है ब्रह्म। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर मैं बात करूंगा, इनका था ब्रह्म समाज, एक तो ये फिक्स है, और एक आत्मीय सभा। इसमें से दोनों में से एक संगठन हमेशा एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संगठन है, कौन सा संगठन नहीं है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कभी थी, 20 अगस्त 1828 के अंदर इनके जो ब्रह्म समाज की स्थापना इसके अंदर हुई थी। तो दोस्तों ये था इसके संगठन। सबसे पहले अगर मैं संगठन की बात करूंगा तो पहला था आत्मीय सभा, जो कि आत्मा की बात करता था, जो कि 1814 या 15 के आसपास इनका माना जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूंगा ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, जो कि 1822 के अंदर था। तीसरा मैं बात करूंगा कि वेदांत 1825 के आसपास। चौथा है कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817, और लास्ट है ब्रह्म समाज, क्योंकि 20 अगस्त 1828 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं इस ब्रह्म समाज की स्थापना होती थी। 5 संगठन थे, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं जो सब्जेक्ट के अंदर घुसूंगा नहीं, आपको मेन चीज़ ही मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन की अपन ये बात कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपका फिक्स है एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, और एक ही वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे से करवा देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे समाचार पत्र की। अगर मैं बात करूंगा कौन कौन सा समाचार पत्र इन्होंने की, सबसे पहले संवाद कौमुदी। कौन सा अखबार है, संवाद कौमुदी। किसमें था, बांग्ला के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं खुद कहाँ के थे, बांग्ला के। तो सीधी सी बात है, तो अखबार भी कौन सा होगा, इन्होंने सबसे पहले संवाद कौमुदी की स्टार्ट किया, क्योंकि बांग्लादेश के थे, सॉरी बंगाल के थे ये। सेकंड अगर बात करूँगा मिरातुल अखबार, जो कि किसमें था, ये फारसी में था। तमाम सारी बातें इन्होंने, आप देख रहे हो हर लैंग्वेज इनको आ रही है। इनको लैटिन भी आती थी, इनको संस्कृत भी आती थी, ठीक है, इनको फारसी भी आती थी, इनको बांग्ला भी आती थी, लगभग अगर मैं मानूँ इनको फ्रेंच भी आती थी, इनको तमाम अगर मैं बात करूँगा कि इनको अरबी, ग्रीक, हिब्रू सारी लैंग्वेज इनको अच्छे हर भाषा के जानकार थे। और इसी तरह से इन्होंने सारी किताबें लिखी है। और तीसरी है ब्रह्मोनिकल मैगजीन, जो कि किसमें थी, अंग्रेजी के अंदर थी। और बंगदूत इसमें बात करूँगा हिंदी में थी। ये दोस्तों मेन थे इसके अखबार। वापस से मैं बता देता हूँ संगठन। सबसे पहले आत्मीय सभा 1814 1815, ठीक है। ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, जो कि 1822 के आसपास। तीसरा अगर मैं बात करूंगा वेदांत, जो कि 1825 के आसपास। कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817, और ब्रह्म समाज हम देखेंगे 20 अगस्त 1828। यानी आपको एक तो आत्मीय सभा याद रखना है मेन, तो एक ब्रह्म समाज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करूँ समाचार पत्र की, तो संवाद कौमुदी जो किस भाषा में था, बांग्ला में। सारी लैंग्वेज को इनके पास अच्छे से बिल्कुल आती थी, इनको एक मतलब सारी अधिकतर लैंग्वेज इनको आती थी। मिरातुल अखबार फारसी के अंदर था, ब्रह्मोनिकल मैगजीन अंग्रेजी में था, और बंगदूत हम देखेंगे हिंदी के अंदर ये इनका समाचार पत्र था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ,
एक सुभाष चंद्र बोस हुए, सुभाष चंद्र बोस ने इनको एक उपाधि दी, किसकी उपाधि दी? युग दूत की इनको उपाधि दी थी कि उस समय ये युग दूत के रूप में माने जाते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। अब मैं बात करूंगा इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तूह फुतुल मुहावदीन, क्या नाम है? तूह फुतुल मुहावदीन की, जो कि किस पर है? एकेश्वरवादियों का ये उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार नाम से किताब है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम देखते हैं 1804 के आस लिखी गई थी। कितने? 1800, हम देखेंगे 4 के आसपास। कब लिखी गई थी? 1804 के आसपास। पुस्तक का नाम क्या है? तू फुतुल मुहावदीन, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार। ये किसकी बात कर रहे थे? हमेशा एकेश्वरवादियों की ये बात कर रहे थे। और इसमें हम देखते हैं कि सेकंड अगर मैं बात करूंगा, सेकंड है जीसस की शिक्षाएं। कौन सी है? जीसस की शिक्षाएं। तीसरी अगर बात करूंगा हिंदू उत्तराधिकार के नियम। तीसरी कौन सी? हिंदू उत्तराधिकार। और चौथी है मंजारतुल अदियान। कौन सी है? मंजारतुल अदियान। ये प्रमुख पुस्तकें हैं, आप देखोगे वापस से। एक तो है तू फुतुल मुहावदीन जो कि एकेश्वरवादियों का उपहार, सेकंड जीसस की शिक्षा है, तीसरी अगर मैं बात करूंगा हिंदू उत्तराधिकार के नियम, और फोर्थ अगर मैं बात करूंगा तो मर्जातुल अदियान। ये नाम से 4 किताबें इनकी मेन पुस्तकें मानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये खुद हम देखते हैं जॉन डिग्बी, ठीक है, जॉन डिग्बी के कलेक्टर के रूप में काम करते थे। इनको सब भाषाएं आती थी लगभग। आप देखोगे इनको फारसी, पहली चीज फारसी आती थी इनको, अरबी इनको आती थी, अंग्रेजी इनको आती थी क्योंकि हम देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा पर काफी वो थे ये, लेटिन इनको आती थी, ठीक है, हिंदी तो आ ही रही है इनको, और बांग्ला क्षेत्रीय लैंग्वेज इनको थी बांग्ला। तमाम अगर मैं बात करूंगा तो लैंग्वेज सारी अगर साहित्य के रूप में, तो एक प्रकार से पत्र जो है हम देख पत्रकारिता के अग्रदूत के भी नाम से इनको जाना जाता है। अगर मैं अगला बात करूंगा हाँ दोस्तों, इन्होंने किस किस बातों का समर्थन किया और किस किस बातों का इन्होंने विरोध किया, अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो ये विधवा विवाह के बिल्कुल ये समर्थन में थे। किसके समर्थन में थे? विधवा विवाह के, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगा तो अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल समर्थन में। अपन देखते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहे थे, ठीक है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि काफी अंग्रेजी के पक्षधर थे सारे। तीसरी अगर बात करूंगा एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ठीक है, एक ही ईश्वर होना चाहिए उसके समर्थक थे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो कि हम देखते हैं कि जो शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, इसके समर्थक थे। लोकतंत्र की समर्थन की ये बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल होना चाहिए। पांचवा अगर महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है उस समय की महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं। सातवां अगर बात करो पूंजीवाद के समर्थक में थे, ठीक है, पूंजीवाद के थे। और इसके अलावा हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त के समर्थन में थे, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त था जो कि हम देखते हैं जमींदार को दिया जाता था, ठीक है, उसके समर्थन में थे। नेक्स्ट बात करूंगा मानववाद, ह्यूमनिज्म के समर्थक में थे ये। जूरी व्यवस्था के समर्थन में थे ये। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए इसके समर्थन में थे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी एक प्रकार समर्थन में थे, यानी राष्ट्र संघ के भी ये समर्थन में माने जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि अंतर्राष्ट्रवाद के भी समर्थन थे। तो दोस्तों टोटल 12 चीजें मैंने बताई आपको किस चीज के समर्थन में थे, और बिल्कुल ये होना भी चाहिए। विधवा विवाह के समर्थन में है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में है, एकेश्वरवाद के समर्थन में है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के समर्थन में है, लोकतंत्र के समर्थन में है, ठीक है, महिला शिक्षा के समर्थन में है, और पूंजीवाद के समर्थन में ये थे। और सिंपल से हैं, ज़्यादा आपको टफ भी है आपको नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त के समर्थन में है, मानववाद के समर्थन में है, जूरी व्यवस्था के समर्थन में है, प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में है, और अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थन में माने जाते हैं। अब बात करेंगे किस किस के विरोध में थे। तो जो अच्छी चीज़ नहीं है उसके विरोध में थे ये, ठीक है, सती प्रथा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो उसके विरोध में थे ये, ठीक है। और उस समय भारत के अंदर काफ़ी हम देखते हैं कि इनकी जो भाई की जो पत्नी थी वो सती हो गई थी, तो इसके कारण भी इन्होंने सती प्रथा को विरोध के लिए हम देखते हैं विलियम बेंटी के पास चल जाते हैं, और हम देखते हैं धारा 17 के तहत 1829 के अंदर सती प्रथा पर एक कानून भी आता है। मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोध में थे, बिल्कुल बाल विवाह नहीं होना चाहिए इसके विरोध में थे, अस्पृश्यता के विरोध में थे, और हम देखेंगे बहुदेववाद के विरोध में थे। तो दोस्तों ये थे कि किस किस के समर्थन में थे और किस किस के विरोध में थे। ये आपको ये बेसिक आपको याद होना चाहिए, रटने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छी बातें वो आपको उसके समर्थन में, और जो बुरी बातें हैं वो उसके विरोध में थे। तो आप देखोगे खुद ही सती प्रथा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो विरोध में है, सीधी सी बात है। मूर्ति पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो आप देखो उसके विरोध में है। ये बाल विवाह के विरोध में है, बाल विवाह गलत है तो उसके विरोध में है, अस्पृश्यता गलत है उसके विरोध में है, बहुदेववाद के विरोध में है, बिल्कुल ये, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इनका जो पूरा जो प्रयोग था वो था एकेश्वरवाद पर, ये काफी है इनके समर्थन माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ
सती प्रथा का अपन बात करेंगे तो हम देखते हैं कि 1829 के अंदर सती प्रथा का कानून बनता है, निषेध अधिनियम धारा 17 के तहत। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक, जो कि हम देखते हैं उस समय गवर्नर जनरल थे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप बात करेंगे सती प्रथा का जिसने समर्थन किया था, उसने किया था राधाकांत देव ने ही समर्थन किया था। इसका संगठन था धर्मसभा। कौन संगठन था इनका? धर्मसभा इनके संगठन माना जाता है। नेक्स्ट बात करूंगा, 1821 के अंदर नेपल्स के अंदर क्रांति हुई थी। उस नेपल्स की क्रांति के विफलता से काफ़ी ये दुखी भी हो गए थे, ठीक है ना। नहीं, कहने का मतलब यह है कि 1821 के अंदर नेपल्स के अंदर क्रांति हो गई थी और उस क्रांति को दुखी होकर हम देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी भी ये विफलता दुखी हो गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे 1823 के अंदर स्पेनिश अमेरिका की क्रांति की सफलता पर सार्वजनिक इन्होंने क्या दिया था? भोज भी इन्होंने दिया था 1823 के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, आयरलैंड के जमींदारों के अत्याचारों के भी सार्वजनिक रूप से इन्होंने क्या की थी? एक प्रकार से निंदा की थी। कहने का मतलब कि ये आयरलैंड यानी जो अंतर्राष्ट्रीय वाद है उसमें क्या चल रहा है, तो उनका भी बिल्कुल ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं या किसी पर होने पर हम देखते हैं सार्वजनिक भोज दे रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये वर्ल्ड से भी ये जुड़े हुए थे। आयरलैंड के जमींदार की जो जैसे अत्याचार हुई थी उस पर क्या की थी? उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्या की थी? निंदा की थी। और हम देखते हैं लास्ट में मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने राजा की क्या? राजा की उपाधि देकर ब्रिटिश राजा विलियम फोर्थ से पेंशन बनाने के लिए इनको इंग्लैंड वापस इनको भेजा गया था। और कहते हैं 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये भारत में आधुनिक युग के सूत्रपात इनको कहा जाता है। दोस्तों ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। तो ये चीज़ें सारी आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, अब कैसे ब्रह्म समाज कैसे बढ़ जाता है, इसमें भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। कैसे देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, कैसे केशव चंद्र सेन का एंट्री होती है, सारी बात है इसके अंदर। पूरा अपन एक बार ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट का रहेगा, ये सारा अपन को समझ में, यानी राजा राम मोहन राय तो आपके हो चुका है। अब बात करेंगे ब्रह्म समाज की, क्योंकि हम देखते हैं कि 1866 के अंदर ब्रह्म समाज भी 2 भागों में विभाजन हो रहा है। 1843 में अगर बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाल लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है उसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 के आसपास ब्रह्म समाज का किसका नेतृत्व संभाल लेते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं 1857 के अंदर भी केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में क्या हो गए? ये शामिल हो गए थे। और 1865 के अंदर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया तथा ब्रह्म समाज को 2 भागों में इनका विभाजन हो जाता है। फिर अपन देखते हैं 1866 के अंदर एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर और एक आदि ब्रह्म समाज, इनका कौन सा था? देवेंद्रनाथ टैगोर का तो आदि ब्रह्म समाज हो की। और जबकि हम देखते हैं कि केशव सेन का जो वो था भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। ये इनके दोनों अलग हम देखेंगे कि अलग अलग ब्रह्म समाज भी अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। 1866 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर ने तो आदि ब्रह्म समाज बना लिया था, जबकि केशव चंद्र सेन ने एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। मैं अगला बात करूंगा, हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि खुद केशव चंद्र सेन ने तोड़ा था इस रूल को। 1872 के अंदर नेटिव मैरिज एक्ट एक पास किया गया था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। और हम देखते हैं केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लाया गया तथा इसमें विवाह की जो न्यूनतम आयु की थी पुत्र की तो 18 वर्ष की, हम देखेंगे पुत्री की 14 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि जो मैरिज एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट, इसका जो रूल था ये था कि पुत्र की तो 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, और जबकि हम देखें पुत्री की 14 वर्ष होनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं केशव चंद्र सेन ने खुद केशव चंद्र सेन ला रहे हैं इस रूल्स को, ठीक है। और खुद हम देखते हैं केशव चंद्र सेन की जो पुत्री थी उस पुत्री की शादी हम देखते हैं एक राजा कूच था, तो राजा कूच बिहार से इनकी शादी कर दी थी। मात्र कितनी साल की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र के अंदर शादी कर दी थी। यानी कहने का मतलब है जो रूल से लेके आए थे कि 14 वर्ष से हम देखते हैं कम की शादी नहीं होगी, जबकि हम देखते हैं कि खुद केशव चंद्र सेन अपनी पुत्री का विवाह 13 साल की उम्र के उम्र में कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खुद ही नेटिव मैरिज एक्ट का क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से विरोध कर रहे हैं। तो इस चक्कर में हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज भी, जो इनका खुद का समाज था भारतीय ब्रह्म समाज भी, ये प्रकार से भागों में बढ़ जाता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि साधारण ब्रह्म समाज की भी स्थापना होने लग जाती है। तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं, हाँ, कूच बिहार के राजा के साथ नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था। और धीरे धीरे हम देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज भी क्या हो गया, इनके अंदर विभाजन हो जाता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं 1878 के अंदर खुद अलग से साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। इसमें अंदर नेता है आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारिका नाथ गांगुली और शिवनाथ शास्त्री। तो दोस्तों ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। और इसके अंदर अपन ने देखा कि कैसे ब्रह्म समाज का विभाजन होता है और कैसे कैसे देवेंद्रनाथ टैगोर के पास में ब्रह्म समाज आता है और कैसे हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन के पास में आता है। और ये भी आगे जाके हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज के रूप में इंगित होता है। तो दोस्तों ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। एक बार वापस से मैं रिवीजन अच्छे से करवा देता हूँ।
अपन पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में। आपको इसके अंदर से फिक्स है कि ये चीज़ आपको एक तो समाचार पत्र, संगठन और पत्रिका आपको याद करनी है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले जन्म इनका 22 मई 1772 के अंदर राधानगर, जो कि हम देखते हैं बंगाल के अंदर जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म होता है। पिता का नाम रमाकांत राय, माता का नाम तारिणी देवी। और दोस्तों ध्यान, इसकी सारी उपाधि आपको ये याद रखनी पड़ेगी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का जनक, अतीत व भविष्य के बीच सेतु, बंगाल नवजागरण का पिता और पत्रकारिता का अग्रदूत। और हम बात करेंगे नव प्रभात का तारा, इसकी हम देखते हैं प्रमुख उपाधियाँ मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे संगठन। सबसे पहले आत्मीय सभा, जो कि 1814 या 15 के आसपास। सेकंड ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, जो कि 1822 के आसपास। वेदांत कॉलेज 1825 के आसपास। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 के अंदर। और कलकत्ता हिंदू कॉलेज, जो कि हम देखें 1817 के आसपास इनके प्रमुख संगठन माने जाते हैं। समाचार पत्र की अगर मैं बात करूंगा तो संवाद कौमुदी किसमें थी, बांग्ला के अंदर। मिरातुल अखबार फारसी के अंदर। और ब्रह्मो की निकल मैगजीन, जो कि हम देखते हैं अंग्रेजी के अंदर ये थी। और जबकि हम देखते हैं बंगदूत, वो किसमें थी, हिंदी के अंदर ही मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने इनको एक उपाधि दी, किसकी, युग दूत की उपाधि इन्होंने दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। पुस्तकें अगर मैं बात करूंगा, पहली है तूफुतुल मुहावदीन, जो कि एकेश्वरवादियों का उपहार, जो किसमें थी, फारसी के अंदर थी, 1804 के आसपास। सेकंड अगर मैं बात करूंगा जीसस की शिक्षाएं, 1820 के आसपास। हिंदू उत्तराधिकार के नियम। और फोर्थ है मंजारतुल अदियान। ये तो चारों किताबें आपको याद रखनी है, ये चारों आपको 100% याद ही करनी पड़ेगी, और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, याद ही करनी पड़ेगी। दूसरी बात अगर मैं बात करूंगा, इनको सारी भाषाओं का ज्ञान था। आप देख रहे हो सारी भाषा लिख रहे हैं, इधर फारसी में लिख रहे हैं, ठीक है, आप देखो बीच में अंग्रेजी में भी लिखेंगे, ठीक है, तमाम इनकी भाषाओं का इनको अच्छे से ज्ञान था। अरबी, अंग्रेजी, लैटिन, अरबी, फारसी और बांग्ला, सभी भाषा इनको अच्छे से आती थी। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, किन किन बातों का समर्थन किया। दोस्तों धारणा, जो अच्छी अच्छी बातें उनका समर्थन कर रहे हैं, जो बुरी बुरी उनका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले विधवा विवाह का बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, उस समय की बात है, जो विधवा विवाह पर क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं। एकेश्वरवाद का समर्थन कर रहे हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उनका समर्थन कर रहे हैं। और उस समय लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है ना, लोकतंत्र का। नेक्स्ट है महिला शिक्षा की बात कर रहे हैं, खुद पूंजीवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, और विरोध किस का कर रहे हैं, सती प्रथा का। शुरू से हम देखते हैं कि सती प्रथा का विरोध ही कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो भाई की जो पत्नी थी उनकी सती हो गई थी, जिसके कारण इनका बिल्कुल मन आहत हो गया था कि सती प्रथा पर कैसे मैं अच्छे से मतलब इस पर कानून लेके आया ताकि सरकार इस पर विरोध हो। यानी एक प्रकार से ये सामाजिक में आई कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास ये कर रहे थे कि समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं उनको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि जो चीज़ सही है उसका समर्थन करो, जो जिसका विरोध है उसका विरोध करो। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, अस्पृश्यता का विरोध किया और बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि एक प्रकार से कि राजा राम मोहन राय, जो कि अंग्रेजी शिक्षा के काफ़ी ये हम देखते हैं पक्षधर भी थे, और हम कहते हैं कि इनको, और कुछ लोग तो इनको एजेंट भी बताते थे उनका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया है, ये मानववाद का समर्थन किया, जूरी व्यवस्था का समर्थन किया, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया, और अंतर्राष्ट्रीयवाद का इन्होंने समर्थन किया, और राष्ट्र संघ का ये समर्थन कर रहे हैं कि होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे सती प्रथा का निषेध, जो कि हम देखते हैं कानून 1829 के अंदर आया था, धारा 17 थी, और जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, कौन थे गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक थे। और समर्थन इनका किसने किया, वो थे राधाकांत देव। यानी सती प्रथा होनी चाहिए, समर्थन कौन कर रहे हैं, राधाकांत देव, क्योंकि इनका संगठन था धर्म सभा। 1821 के अंदर जो नेपाल के अंदर क्रांति हुई थी, उस विफलता से काफ़ी दुखी हो गए थे ये। और 1823 के आसपास स्पेनिश अमेरिका क्रांति थी, उसके जो हम देखते हैं सफलता पर इन्होंने सार्वजनिक भोज इन्होंने दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे आयरलैंड के जो जमींदार थे, उस जमींदारों के अत्याचारों की भी इन्होंने सार्वजनिक रूप से क्या की थी, निंदा की थी। और कहते हैं कि लास्ट में जब ये अकबर, उस समय मुगल बादशाह कौन था, अकबर सेकंड ने इनको भेजा, और कहते हैं कि राजा की उपाधि देकर भेजा ताकि उनकी पेंशन बढ़ सके, इसलिए इनको वहाँ भेजते हैं। और कहते हैं कि वहीं ये 1833 के आसपास राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड के अंदर ब्रिस्टल नामक जगह पर मृत्यु हो जाती है। सबका अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है ना, मृत्यु होती है नहीं होती है वो क्या है, लेकिन कुल मिला के बात है ब्रिस्टल नामक जगह पर ही जाते हैं, फिर आगे का पता उनका चलता नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात, इनको एक उपाधि दी थी कि भारत में जो भी आधुनिक युग का जो सूत्रपात है किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने इन्होंने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, फिर देखते हैं हम कि ब्रह्म समाज कैसे अलग अलग होता है, कैसे इसका विभाजन होता है। तो 1843 के अंदर देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाल लिया था। 57 में आते हैं तो केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्म समाज पे शामिल हो जाते हैं। तो वही केशव चंद्र सेन है जिसमें हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती को, इनको हिंदी में सलाह दी थी कि आपको किताब लिखनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, संस्कृत में लिखते थे पहले दयानंद सरस्वती। 1865 के अंदर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में से निकाल दिया, और तथा ब्रह्म समाज का इन्होंने दो भागों में विभाजन एक प्रकार से कर दिया था। और उसमें हम देखते हैं कि 1866 के अंदर देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज,
ठीक है। और केशव चंद्र सेन का था भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से बन गया था। और 72 में आते आते हम देखते हैं कि इन्होंने एक एक्ट पास किया था, इसमें नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। उस नेटिव मैरिज एक्ट के अंदर यही कहा गया था कि पुत्र की आयु तो 18 वर्ष जबकि पुत्री की आयु 14 वर्ष रखी गई थी। और कहते हैं कि खुद केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र के अंदर राजा कूच के बिहार के साथ में कर दिया गया था। इसी कारण से इनका विरोध हुआ। और विरोध होने के साथ साथ हम देखते हैं कि इन्होंने अलग से एक जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो भी उनका विभाजन हो जाता है। और साधारण ब्रह्म समाज का इन्होंने देखते हैं 1878 के अंदर बन जाता है। इसके नेता थे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारिका नाथ गांगुली और शिवनाथ शास्त्री। दोस्तों ये सारे हम देखते हैं कि सब था कि कैसे ब्रह्म समाज आगे आगे विभाजन में हो जाता है। दोस्तों ये था राजा राम मोहन राय। आपको मैंने सारी बातें बता दी। मेन चीज़ यही है, आपको एक संगठन याद रखना है, पत्रिका याद रखनी है, और पूरी बातें आपको राजा राम मोहन राय से मैंने आपको लगभग कंप्लीटली कौन कौन सी बातें सही है, कौन कौन सी बातें सही विरोध में है, वो सारी बातें आपको मैंने अच्छे से करवा दी है। नेक्स्ट चलेंगे अपन, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा मैं बता देता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, इनका पहला था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, इसमें से क्वेश्चन फिक्स बनता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। हम देखते हैं कि 1875 के आसपास इन्होंने की स्थापना बॉम्बे के अंदर होती है। 3 जगह होती है, 1877, 1875, 77, 1878। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बॉम्बे, लाहौर और दिल्ली, लाहौर और दिल्ली। ये फिक्स क्वेश्चन आपके अंदर पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी। 75 के अंदर बॉम्बे, 77 में लाहौर, 78 में दिल्ली। सेकंड अगर मैं बात करूंगा इनकी बात, सेकंड इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। जो भी हम देखते हैं कि जो भी हिंदू है, हिंदुओं ने जो अलग धर्म में प्रवेश कर गए थे, जैसे हम अगर मान लो ईसाई धर्म के अंदर प्रवेश कर गए थे, इस्लाम के अंदर प्रवेश गए थे, इन्होंने वापस इनको शुद्ध करके वापस से हिंदू धर्म के अंदर लेके आए थे। इनका ये मेन आंदोलन माना जाता है, शुद्धि आंदोलन। तीसरे दोस्तों मैं बात करूंगा, एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, क्योंकि हम देखते हैं कि एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है। कौन हिस्टोरियन है? कैम्ब्रिज हिस्टोरियन थे। और इन्होंने, हम देखते हैं कि एक बात, इनकी एक पुस्तक थी द अनरेस्ट। उसके अंदर हम देखते हैं कि भारतीय अशांति के जनक 2 लोगों को बताया है। भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक 2 लोगों को बताया। एक तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, पहला बताया है, एक तो तिलक साहब को बताया है। किसको? तिलक साहब को। सेकंड हम देखेंगे आर्य समाज को इन्होंने भारतीय अशांति का जनक इन्होंने बताया था। तो 3 बातें ये थी, पहला आर्य समाज की स्थापना, शुद्धि मूवमेंट चलाया था, तीसरा है वैलेंटाइन सिरोल। अगर मैं बात करूंगा इनके अलावा, और अगर इनकी पुस्तक की अगर मैं बात करूंगा, फोर्थ है, पुस्तकें लिखी इन्होंने। पुस्तक की अगर मैं बात करूंगा, इन्होंने सारी जो भी पुस्तकें लिखी है वो वेदों से संबंधित सारी पुस्तकें लिखी है। और इन्होंने अद्वैत मत का खंडन भी इन्होंने किया था। पुस्तकें अगर मैं बात करूंगा, पुस्तकें के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। सेकंड अगर बात करूंगा, अद्वैत मत खंडन, अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन, ये इनकी पुस्तकें थी। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अलावा, 5वां पॉइंट जो है, इनका जो मूल नाम था वो था मूलशंकर। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम इनका था मूलशंकर। मूल नाम मूलशंकर। और कैसे ये मूलशंकर से हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती बनते हैं। और हम देखते हैं कि ये गुजरात के रहने वाले थे। मोरवी नामक जगह थी, मोरवी के टंकारा नामक जगह के रहने वाले थे। दोस्तों ये था पूरा। और धीरे धीरे अपन देखेंगे पूरा चीज़ इसको वापस से एक बार रिवीजन के रूप में लेते हुए चलेंगे। तो मैंने आपको बेसिक के बता दिया। आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी? सबसे पहले तो आर्य समाज की स्थापना याद रखनी है, एक शुद्धि मूवमेंट है, एक वैलेंटाइन सिरोल ने क्या स्टेटमेंट दिया, और उसके कथन भी अपन पढ़ने का प्रयास इसके अंदर करेंगे। फोर्थ इनकी पुस्तकें, और मूल नाम इनका मूलशंकर था। और कैसे हम देखते हैं इनके गुरु बनते हैं, 2 इनके गुरु बनते हैं, ठीक है, एक तो विरजानंद जी और एक पूर्णानंद जी, ठीक है। और धीरे धीरे हम आगे देखते हैं, सारी बातें इनको देखने का प्रयास किएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इन्होंने ऋग्वेद पर इन्होंने बल दिया था, यानी और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। नारा याद रख लेना, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इनका प्रमुख नारा था, वेदों की ओर लौटो। दोस्तों ये था सारा, अब पढ़ने का अपन प्रयास करते हैं। तो
सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म होता है 1824 के अंदर इनका जन्म होता है और गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है मोरवी, मोरवी के टंकरा नामक जगह पर इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, क्या नाम था? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। इनके पिताजी का नाम था अंबा शंकर, क्या नाम था? अंबा शंकर इनके पिताजी का नाम था। माता का नाम यशोदा था। माता का नाम था यशोदा। दोस्तों दाना सबसे इंपॉर्टेंट, हर कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक गुरु का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? गुरु का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इनके गुरु बने थे वो थे पूर्णानंद जी। कौन बने थे? पूर्णानंद जी इनके सबसे पहले गुरु बने थे। और हम देखते हैं कि पूर्णानंद जी ने ही इनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम कर दिया गया था। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि यार मूल शंकर इतना जच नहीं रहा, तू एक काम कर कि एक नया नाम देता हूँ। उनका नाम रखा स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने रखा था? पूर्णानंद जी ने इनको पूर्ण कर दिया। ठीक है, मूल शंकर से क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। और पूर्णानंद जी ने इनका नाम करके स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, द्वितीय गुरु बनते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि एक गुरु बनते हैं, ठीक है, गुरु बहुत सारे बनते रहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप देखोगे कि एक गुरु से पार पड़ती नहीं लोगों की, आजकल नए नए गुरु चाहिए। तो सेकंड गुरु बनते हैं इनके कौन? विरजानंद जी महाराज। क्यों कौन बनते हैं? विरजानंद जी महाराज। और इनको बुट्टन बाबा भी कहते हैं, ठीक है ना, और वृद्धानंद बाबा भी कहते हैं। और कहते हैं कि इन्हीं से इन्होंने सीखा कि वेदों की ओर मथुरा के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मथुरा के अंदर मिलते हैं। और इन्होंने ही इनको वेदों का ज्ञान दिया था। किसका ज्ञान दिया था? वेदों का ज्ञान दिया। और इन्होंने कहा कि ऋग्वेद पर बल दिया इन्होंने। और कहते हैं इन्होंने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, ये इनका प्रमुख नारा माना जाता है। कहने का मतलब है कि पहले इनके जो गुरु बने थे वो कौन थे? पूर्णानंद जी गुरु बनते हैं। और सेकंड गुरु की अगर मैं बात करूंगा तो विरजानंद जी महाराज इनके सेकंड गुरु बनते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं इनको वेदों का ज्ञान देते हैं, ऋग्वेद पर बल देते हैं। और इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, इन्होंने इनका समर्थन किया था। कुल मिला के बात है कि ऋग्वेद की हिंदू धर्म में जो वेदों की ओर ये इनका झुकाव पूरी तरह था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, किस किस बातों का समर्थन कर रहे हैं, किस किस बातों का विरोध ये कर रहे हैं। देखो, सबसे अगर मैं बात करूंगा समर्थन किस का कर रहे हैं, सबसे पहले कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का ही समर्थन कर रहे हैं। सेकंड चीज, एकेश्वरवाद का भी ये समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, महिला शिक्षा का ये समर्थन कर रहे हैं, यज्ञों का समर्थन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यज्ञों का ये समर्थन कर रहे हैं। और देखेंगे आगे, अंतरजातीय विवाह का ही समर्थन कर रहे हैं। उस समय बड़ी बात है, हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और विधवा पुनर्विवाह का ही समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये याद ही करनी पड़ेगी कि किस किस बातों का समर्थन कर रहे हैं, किस किस बातों का विरोध कर रहे हैं। और जो सही सही बात नहीं है, यानी कहने का मतलब जो सही सही बातें नहीं है उसका ये विरोध करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अवतारवाद का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का ये विरोध कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? मूर्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूर्ति पूजा का ये विरोध कर रहे हैं। तीसरा, जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, छूआछूत का विरोध कर ही रहे हैं, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, धार्मिक यात्राओं का, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज धार्मिक यात्रा का ये विरोध कर रहे हैं। किससे विरोध कर रहे हैं? धार्मिक यात्राओं का ये विरोध कर रहे हैं। बहुविवाह का ये विरोध कर रहे हैं और बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाश्चात्य शिक्षा का भी ये विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से ये भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और ये वापस से वेदों की ओर लौटो की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 प्रमुख वेद है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति की आत्मा की ये बात कर रहे हैं और ये वापस से वेदों की ओर लौटने की ये बात कर रहे हैं, यानी पाश्चात्य शिक्षा का उसका ये विरोध कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इनके प्रमुख संगठन। ये 100% एक क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। सबसे पहले आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और हम देखते हैं कि 1875 के अंदर बॉम्बे के अंदर इन्होंने स्थापना करी, 77 में लाहौर और 78 में दिल्ली। ये 3 जगह हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और कहाँ कहाँ इन्होंने की। सेकंड अगर बात करूँगा 1882 के अंदर गो रक्षिणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी। और हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे राजस्थान के अंदर भी ये आए थे। मैं बात करूंगा पुस्तकें, हाँ पुस्तकें अगर बात करूंगा सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, जो किसमें ये हिंदी के अंदर है, जो कि कब लिखी गई थी? 1874 के आसपास ये पुस्तक लिखी गई थी। और नोट सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे क्वेश्चन हमेशा बनाए, इंपॉर्टेंट कर लेना। ये कई बार आप देखोगे स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर काफ़ी ये जो लाइन है कई बार पूछी गई है। आप देखो क्या है, केशव चंद्र सेन किसी सलाह पर क्वेश्चन पूछा था कि किसकी सलाह पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में अपने भाषण देना, जो हिंदी में भाषा में अपने विचारों का प्रसार किया था, तो किसके कहने पर? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से की सलाह पर इन्होंने दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रसार किया था। इनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश रचना हम देखते हैं उदयपुर के अंदर हुई थी, जबकि प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर के अंदर इनका प्रकाशन हुआ था। इनकी सेकंड पुस्तक है पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन, ठीक है, ऋग्वेद भाष्य, पंच महायज्ञ विधि। ये दोस्तों ये था, इसकी प्रमुख किताबें आपको मानी जाती है।
नेक्स्ट बात करेंगे शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के अंदर हम देखेंगे वापस से कि इसके तहत धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाया जाता था। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। एक व्यक्ति था वैलेंटाइन शिरोल, क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सा इतिहासकार था, कैम्ब्रिज इतिहासकार। कौन सा था? कैम्ब्रिज इतिहासकार, कैम्ब्रिज इतिहासकार। और हम देखते हैं कि इनकी बुक थी एक इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने बताया था कि अगर मैं बात करूं कि भारतीय अशांति के जनक माने जाते हैं वो दो व्यक्ति है, एक तो है आर्य समाज और एक है बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों को इनको बताया, आर्य समाज को और एक बाल गंगाधर तिलक साहब को इन्होंने भारतीय अशांति का जनक इन्होंने बताया था। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्व की, 4 स्व की अवधारणा दी। किसकी? 4 स्व की। इसमें हम देखते हैं कि स्वराज होना चाहिए, स्वधर्म होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए और स्वभाषा होनी चाहिए। यानी राज किसका हो? खुद का राज होना चाहिए। धर्म कैसा हो? खुद का धर्म होना चाहिए। स्व यानी शुद्ध देशी बातें होनी चाहिए। स्वभाषा यानी खुद की भाषा होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती 4 स्व माने जाते हैं और ये कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, ठीक है, इन चीज़ों का। और इनकी मृत्यु हम देखते हैं कि 30 अक्टूबर 1883 के अंदर जोधपुर की एक नन्ही वेश्या थी नन्ही जान बाई ने द्वारा दिए गए जहर के कारण अजमेर में। कहाँ इनकी मृत्यु हुई? सबसे इंपॉर्टेंट है अजमेर में दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, इनकी मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर 1883 के अंदर। हम देखते हैं अजमेर के अंदर दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये था आपको मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सारी बातें आपको अच्छे से बता दी। अब कैसे आर्य समाज कैसे 2 भागों में विभाजित होता है। तो सबसे पहले शिक्षा। हाँ, इनका जो विभाजन का मेन कारण माना जाता था वो था शिक्षा, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती तो एक प्रकार से स्व शिक्षा की बात कर रहे थे, ठीक है ना, और जबकि पाश्चात्य शिक्षा का ये हमेशा विरोध कर रहे थे। तो कुछ लोग थे जो कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे और जबकि कुछ लोग थे जो कि वैदिक शिक्षा का ये बात कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि आर्य समाज 2 में विभाजन हो जाता है, क्योंकि पाश्चात्य जो शिक्षा का समर्थन करते उसमें थे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। और जबकि अगर मैं बात करूंगा वैदिक शिक्षा की जो बात कर रहे थे वो थे मुंशीराम और लेखराम, जो कि हम देखते हैं मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद जी, क्योंकि हम मुंशीराम थे, एक लेखराम थे। और इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने तो डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला था। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। कहाँ पे खोला था? लाहौर के अंदर। जबकि अगर मैं बात करूंगा इन्होंने जो वैदिक शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में, जो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के अंदर जगह पड़ती है, 1902 के अंदर इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी नामक जो है वो आश्रम की स्थापना की थी, क्योंकि हरिद्वार में था। और ये वैदिक शिक्षा की बात कर रहे थे, जबकि किसकी बात की? पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहे थे। तो दोस्तों ये था। अब मैं बात करूँ कथन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कथन है कि सुशासन कभी स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, बुरे से बुरे देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। दोस्तों ये था। पहला क्या है कि सुशासन है वो कभी भी स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे देशी राज्य से भी ये अच्छा है। सेकंड में बात करूंगा, एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीय वासियों के लिए, भारत भारतीय वासियों के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि भारत भारतीय वासियों के लिए किसने कहा था। तो हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था और ये कह रहे हैं कि भारत भारतीय वासियों के लिए। तीसरी अगर मैं बात करूंगा 19वीं शताब्दी के अंदर उत्तरी भारत का जो हिंदू लूथर है वो किसको कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को भी कहा जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हिंदू लूथर यानी एक प्रकार से अगर मैं बात करूंगा कि जब विश्व इतिहास की अगर मैं बात करता हूं तो पुनर्जागरण के बाद में एक धर्म सुधार आंदोलन चला था। उस धर्म सुधार आंदोलन के अंदर जर्मनी के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने कैसे कैथोलिक धर्म के अंदर आई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था, यानी एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट की बात करी थी। उसी तरह हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी, क्योंकि भारतीय उत्तरी भारत के हिंदू लूथर ये माने जाते हैं। यानी कहने का मतलब भारतीय समाज के अंदर हिंदू धर्म के अंदर जो आई कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। जिस तरह से ईसाइयों के लिए मार्टिन लूथर माने जाते हैं, उसी तरह हम देखते हैं कि हिंदुओं के लिए हिंदू लूथर ये माने जाते हैं। दोस्तों ये था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीयों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा, ये भी कई बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है। तो वापस से एक बार मैं बात कर लेता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। देखो हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना
शुद्धि आंदोलन, वैलेंटाइन रोल, इन्होंने क्या क्या बातें कही, ठीक है, सारा इन्होंने किस बात का समर्थन किया, सारी बातें आपको ये याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले वेदों की ओर लोटो नारा दिया, इनका मूल नाम मूल शंकर था, सारी बातें आपको मैंने थ्योरी के माध्यम से सारा करवा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले जन्म इनका 1824 के अंदर मोरबी के टंकरा, जो कि गुजरात नाम वहाँ इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था, पिता का नाम अंबा शंकर था, माता जी का नाम यशोदा था, और सबसे पहले जो गुरु माने जाते हैं वो कौन थे, पूर्णानंद जी थे। उन पूर्णानंद जी ने इनको नाम पूरा किया और कहते हैं कि मूल शंकर से इनका नाम क्या किया, स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड गुरुजी बनते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक गुरुजी से पार पड़ती नहीं है, तो गुरुजी बहुत सारी चाहिए, तो गुरुजी सेकंड गुरुजी कौन बनते हैं, विजयानंद जी। और कहते हैं कि जैसे ही इनके पास जाते हैं तो इनसे मथुरा में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, मथुरा के अंदर, और कहते हैं कि मथुरा में मिलने के बाद इनको इनका पूरा ध्यान वेदों की ओर इनको ज्ञान देते हैं, और कहते हैं कि ऋग्वेद पर इन्होंने बल दिया और इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लोटो, इन्होंने प्रमुख नारा माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे समर्थन, देखते हैं कि किसी को समर्थन कर रहे हैं, किसी का ये विरोध कर रहे हैं। तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया, महिला शिक्षा का समर्थन कर, अच्छी बात है, यज्ञों का समर्थन कर रहे हैं, जो जो अच्छी बात है उसका समर्थन कर रहे हैं, और जो जो बुरी बात है उनका विरोध ये कर रहे हैं। वही बातें सारी जो आपको याद होनी, जो अच्छी बात है वो सही है और जो बुरी बात है वो बिल्कुल गलत है। कुछ बातें आपको ये याद ही रखनी पड़ेगी। अवतारवाद का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, छुआछूत का विरोध कर रहे हैं, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, धार्मिक यात्राओं का, सबसे बड़ी बात है धार्मिक यात्राओं का भी विरोध कर रहे हैं, ठीक है, बहुविवाह का भी विरोध कर रहे हैं, अंतरराज्य जाति विवाह का सबसे बड़ी बात है अंतरजातीय व्यवस्था विवाह का विरोध समर्थन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उस समय जने में आज की बात कर लो, आप किसी कुछ दूसरी जाति से आप विवाह करके बता दो, धर्म सारे लोग आ जाएंगे आपके पास में, तो उस समय ही समर्थन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो यह है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर रहे हैं, बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, ये बातें हैं। कि संगठन का बात करूं, आर्य समाज ने संगठन स्टार्ट किया 75 में बॉम्बे, 77 में लाहौर, 78 में दिल्ली, 1882 के अंदर गौ रक्षिणी सभा की स्थापना करी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे हैं पुस्तकें के अंदर सत्यार्थ प्रकाश जो कि हिंदी के अंदर लिखी हुई है 1874 के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि केशव चंद्र सेन की सलाह पर इन्होंने अपना जो प्रचार प्रसार है सारा किसमें किया, हिंदी के अंदर किया। सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, कई बार एग्जाम के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर कई जो क्वेश्चन है आप देखोगे, पुराने क्वेश्चन में करोगे उसके अंदर कई बार ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, काफ़ी आप खुद चेक भी करना, कई बार क्वेश्चन मिला आपको पूछा हुआ है किसकी सलाह पर, केशव चंद्र सेन की सलाह पर। इनकी रचना उसकी उदयपुर में हुई थी, जबकि प्रकाशन कहाँ हुआ था, अजमेर के अंदर। सेकंड पुस्तक है पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन। ऋग्वेद भाष्य, पंचमहायज्ञ विधि, ठीक है। फिर अगला है शुद्धि मूवमेंट, जो कि हम देखते हैं शुद्धि मूवमेंट वही है जो कि हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया था, इन्होंने वापस इनको शुद्ध किया और शुद्ध करके वापस हिंदू धर्म के अंदर ये लेके आने का प्रयास इन्होंने किया। और हम देखते हैं कि पंजाब में तो भयंकर इनको सफलता मिली थी आर्य समाज को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी अच्छी सफलता मिली, हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर काफ़ी अच्छी सफलता मिली आर्य समाज को, और पंजाब में तो सर्वाधिक सफलता जिसको मिली थी वो थी आर्य समाज, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं आर्य समाज से प्रेरित कई लाला लाजपत राय जी भी थे, ठीक, जब अपन देखते हैं सेकंड भगत सिंह भी थे, पूरा परिवार आर्य समाज से प्रभावित था, ठीक है। तो कहते हैं कि पंजाब में काफ़ी लोग आर्य समाज से काफ़ी भी प्रभावित थे। वैलेंटाइन सिरोल हुए जो कि एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है, ठीक है। जब अपन इतिहास दर्शन पढ़ते हैं तो इतिहास एक टॉपिक आता है कैम्ब्रिज हिस्टोरियन, उसके अंदर इनकी पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, ठीक, कौन सी पुस्तक है, इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने बताया आर्य समाज और बाल, जो कि दो व्यक्ति बताए थे कि यही भारतीय अशांति के जनक है, कौन कौन, एक तो आर्य समाज और एक बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट बात करेंगे, दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की अवधारणा दी थी, स्वराज होना चाहिए, स्वधर्म होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए और स्वभाषा होनी चाहिए। और कहते हैं कि मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 के अंदर जोधपुर के अंदर एक नन्ही जान थी, उनको जहर देने के कारण इनकी मृत्यु, अजमेर में दिवाली के दिन की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो शिक्षा है उसके कारण 2 भागों में विभाजित हो गया। जो भी पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे वो लाला लाजपत राय, लाला हंसराज थे, और जो वैदिक शिक्षा की बात कर रहे थे उनमें से थे एक तो मुंशी राम थे, एक लेखराम थे, जिसमें अपन देखते हैं कि जो मुंशी राम थे स्वामी सदानंद के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और शुरू से ही अपन देख रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती तो वैदिक शिक्षा की बात कर रहे थे, ठीक है। और जिसने डीएवी एक इन्होंने खोला था, डीएवी जो कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो कि कहाँ पे लाहौर के अंदर खोला था। जबकि अगर मैं बात करूँ जो वैदिक शिक्षा की बात कर रहे थे उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी ने 1902 के अंदर इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के अंदर इन्होंने जो है खोला था। और कथन इसके आप देख लेना कौन कौन से कथन थे। तो ये थे, सेकंड टॉपिक अपना हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी, अब देखते हैं इसके अंदर से क्या क्वेश्चन आपके पूछता है।
स्वामी विवेकानंद जी की अगर मैं बात करूंगा, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक, जिसके नाम से आप देख रहे हो कि अमेरिका पूरा खड़ा हो चुका है। और जैसे इन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर बोला, उससे पूरा विश्व आप देखते हो कि एक प्रकार से भारतीय संस्कृति की ओर ये वहाँ की बन रहे थे। और स्वामी विवेकानंद जी हम देखते हैं कि अमेरिका जाते हैं, शिकागो के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम क्या था, आप देखोगे तो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। प्रारंभिक नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो है प्रारंभिक नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त। सबसे जो है उनके एक गुरुजी मिलते हैं, जो कि हम देखते हैं कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति हो उनके कोई ना कोई गुरुजी मिलते हैं। सबसे पहले गुरुजी हम देखते हैं इनके थे गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, जो कि हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? रामकृष्ण परमहंस के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था विविधासद। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था। फिर हम देखते हैं एक व्यक्ति मिलते हैं अजीत सिंह जी। क्या मिलते हैं? अजीत सिंह जी, जो कि हम देखते हैं कि अजीत सिंह जी ने इनका नाम क्या किया, इनके सुझाव पर इनका नाम क्या किया गया था? विवेकानंद। क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने आर्थिक सहायता भी इन्होंने कि अमेरिका के अंदर जाना है तो आर्थिक सहायता देने वाले व्यक्ति कौन थे? अजीत सिंह जी थे। जो कि हम देखते हैं कि जैसे ही अमेरिका गए थे पूरी आर्थिक सहायता किसने दी? जो खेतड़ी के महाराज, कहाँ के महाराजा थे? खेतड़ी के महाराजा, खिचड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह ने। इन्होंने ही पूरा इनका खर्चा और नाम भी हम देखते हैं विवेकानंद भी इनके सुझाव पर इनका नाम किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने 5 मई 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन, कहाँ पे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 2 जगह, एक तो वेल्लूर के अंदर, यहाँ पर एक तो वेल्लूर के अंदर, एक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अल्मोड़ा, एक जगह और है अल्मोड़ा, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। काफ़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल ठंडा इलाका है, ठीक है ना। वहाँ इन्होंने हम देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। और ये शिकागो गए थे 1893 के आसपास। कहाँ गए थे? 1893 के आसपास, सितंबर के आसपास गए थे ये शिकागो। और वहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा सा भाषण इन्होंने दिया था ब्रदर एंड सिस्टर के नाम से। ठीक है, वहाँ से लोग खड़े हो गए कि यार ये व्यक्ति क्या है। ठीक है, और बहुत अच्छा भाषण दिया। पूरा भारत इसका सब भारत बिल्कुल परिचित है इनसे। और स्वामी विवेकानंद तो एक प्रकार से युवाओं उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, इनका ये स्टेटमेंट भी था। ठीक है, और शिकागो जाते हैं और ये बातें सारी आपको अब देखेंगे कि स्वामी दयानंद विवेकानंद जी के बारे में सारी बातें आपको अब थ्योरी के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जन्म 12 जनवरी 1800। और हम देखते हैं युवा दिवस के नाम, युवा दिवस मनाते ना। जन्म 12 जनवरी 1863 के अंदर इनका जन्म होता है। वास्तविक नाम इनका क्या था? नरेंद्र नाथ इनका वास्तविक नाम था। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त इनका पिताजी का नाम था। और माता का नाम भुवनेश्वरी इनकी माताजी का नाम था। और गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। कहाँ पे? रामकृष्ण परमहंस था। और कहते हैं कि ये कलकाली जो कलकत्ते वाली है, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि दक्षिणेश्वर स्वामी वहाँ के ये क्या थे? पुजारी थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस, कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में नरेंद्र नाथ दत्त का नाम क्या हो जाता है? ध्यान रखना, विविधासानंद कर दिया गया था। क्या नाम? विविधि सानंद इनका नाम कर दिया गया। किसने किया था? हम देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी कहते हैं कि यार ये नाम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि विदेश में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो ये नाम अच्छा लगेगा क्या कि विविधासानंद, एक नया नाम रखो। उनके सुझाव पर हम देखते हैं कि विवेक प्लस आनंद यानी विवेकानंद। और कहते हैं कि कालांतर में खेतड़ी महाराजा थे अजीत सिंह जी के सुझाव पर ही इनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद नाम रखा गया। और कहते हैं कि शिकागो जाने के लिए भी इन्होंने ही आर्थिक सहायता प्रदान इन्होंने ही की थी। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है 11 सितंबर 1893। ठीक है, ये तारीख आपको याद रखनी है अच्छे से। 11 सितंबर 1893 के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन होता है। और विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए भारत से जो व्यक्ति गया था वो थे स्वामी विवेकानंद जी। इनकी आर्थिक सहायता खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी ने की थी। और उन्होंने वहाँ जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने यहाँ पे किया था।
ठीक है। 93 हम देखते हैं न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की भी स्थापना ये करते हैं और कहते हैं जैसे अमेरिका से आते हैं तो 5 मई तारीख थी 5 मई 1897 के अंदर वेल्लूर के अंदर, कहाँ पे वेल्लूर के अंदर जगह पड़ती है, वहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। और कहते हैं कि कालांतर में धीरे धीरे जैसे ही वेल्लूर के अंदर स्थापना कर रहे हैं उसी तरह हम देखते हैं जो उत्तराखंड के एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा, उत्तराखंड में जगह पड़ती है अल्मोड़ा, कहाँ पे अल्मोड़ा। इस अल्मोड़ा के अंदर भी हम देखते हैं कि इनका मिशन कार्यालय स्थापित को घोषित कर दिया जाता है 5 मई 1857 में। आपको ये डेट अच्छे से याद करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, समाचार पत्र की अगर मैं बात करूंगा, इनकी समाचार पत्र प्रबुद्ध भारत जो कि किसमें है, अंग्रेजी के अंदर है। किसके अंदर है, अंग्रेजी के अंदर है। उद्बोधन है जो कि हम देखते हैं बांग्ला के अंदर है। उद्बोधन क्या है, उद्बोधन। पुस्तकें अगर मैं बात करूंगा, पुस्तकें सबसे पहले पहली है इनकी ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मैं समाजवादी हूँ, न्यू हिंदुइज्म, और 6 है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये 6 किताबें हम इसकी मानी जाती है। कौन कौन सी, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मैं समाजवादी हूँ, न्यू हिंदुइज्म और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये 6 किताबें हम देखते हैं कि इनकी मानी जाती है स्वामी विवेकानंद जी की। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, सिद्धांत इन्होंने कौन कौन सिद्धांत किए। सबसे पहले ये कहते थे कि इनका पूरा विश्वास हम देखते हैं कि शुद्ध वैदिक सिद्धांतों पर इनका पूरा विश्वास था, पहली चीज़। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ, इनका पूरा ध्यान जो हमारा उच्चतम आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इनका पूरा उधर ध्यान था। तीसरी अगर मैं बात करूँगा, इनका ये था कि हम बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी और तकनीकी पर हम विकास करेंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं इनका पहला है शुद्ध वैदिक सिद्धांतों पर इनका विश्वास था। सेकंड, मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास कैसे हो, ये इनका विकास करने का इनका प्रमुख लक्ष्य था। तीसरा, विज्ञान का भी समर्थक थे, हम तकनीकी के आधुनिक विकास का इनका महन लक्ष्य माना था। और फोर्थ है, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। और पांचवा, ये महोदयवाद के समर्थन माने जाते हैं। ये 5 सिद्धांत थे इनके, शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास, मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास, विज्ञान और तकनीकी आधुनिक विकास करना, और मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने बिल्कुल भी हम देखते हैं बिल्कुल भी नहीं किया था। ये इनके प्रमुख सिद्धांत थे। इसके अलावा अगर मैं बात करें तो हाँ, कथन, इसके कौन कौन से कथन थे। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इनको कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। क्या कहा था कि भाई आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा यदि कोई भारत को समझना चाहता है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का एकमात्र आशा जनता से है और उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। दोस्तों ये इनका खुद का स्टेटमेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अन्य फैक्ट कौन कौन से हैं। पहला है तूफानी हिंदू, क्योंकि अमेरिका में इनको उपाधि मिली थी। कैसा व्यक्ति है, तूफानी हिंदू, बातें तूफानी जैसे करता है, हिंदू नेपोलियन। और तीसरा है नवीन हिंदूवाद के प्रणेता, इनको ही कहा जाता है। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये हुआ अपना कंप्लीटली, आप देखोगे कि कंप्लीटली तीनों टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, ये तीनों टॉपिक है। आप देखोगे कि मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में हम ये सारा करवा रहे हैं। और तीनों टॉपिक मैंने बिल्कुल एक मिनिमम कंटेंट के साथ में आपको करवाया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, याद भी करना है। अब मैं लास्ट में एक बार वापस से रिवीजन 5 से 10 मिनट के अंदर वापस से एक बार मैं रिवीजन आपको अच्छे से करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर शुरू से बात करेंगे, हाँ ये अपने टॉपिक थे। सबसे पहले चलेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अंदर अपन ने देखा सारा, ये देखो पढ़ने का प्रयास करेंगे सारा ही। ठीक है, जन्म 22 मई 1772 के अंदर राधानगर नाम की जगह वहाँ इनका जन्म होता है, हुगली के पास आसपास। पिता का नाम रमाकांत राय, माता का नाम तारिणी देवी। इनकी उपाधि थी भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का जनक, अतीत व भविष्य के बीच सेतु, बंगाल नवजागरण का पिता और पत्रकारिता का अग्रदूत और नव प्रभात का तारा, इनके प्रमुख उपाधि मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे संगठन। पहला है आत्मीय सभा, सेकंड है ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज और कलकत्ता हिंदू कॉलेज। आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक तो आत्मीय सभा और एक ब्रह्म समाज, ये आपको 100% याद ही होना चाहिए। समाचार पत्र की अगर मैं बात करूंगा तो पहला है संवाद कौमुदी जो कि किसमें था, बांग्ला के अंदर। सेकंड मिरातुल अखबार फारसी के अंदर। तीसरा है ब्रह्मोनिकल मैगजीन
अंग्रेजी के अंदर, और फोर्थ है बंगदूत जो कि किस में था, हिंदी के अंदर ये अखबार था। नेक्स्ट बात करूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत की उपाधि दी थी। पुस्तकें कौन कौन सी है, सबसे पहले अगर बात करूंगा तो तूफुतुल मुहावदीन जो कि किस पर है, एकेश्वरवादियों का उपहार। सेकंड है जीसस की शिक्षाएं। थर्ड है हिंदू उत्तराधिकार के नियम। और फोर्थ है आप देखोगे मंजारतुल अदियान, ये इनकी प्रमुख किताबें हैं। और आप देखोगे ये सब भाषाओं को इनको जानकार था, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, लेटिन, बांग्ला, संस्कृत, सारी बातें इनको अच्छे से आती भी थी। और ये बिल्कुल भी पाश्चात्य शिक्षा के एक प्रकार समर्थक भी माने जाते हैं। और इनका एक उद्देश्य था, मुझे सारी अधिक से अधिक किताबें भी पढ़नी है, बहुत पढ़ते थे ये, ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है समर्थन किसी की बातों का किया, विधवा विवाह का, अंग्रेज शिक्षा का, एकेश्वरवाद का, शक्ति पृथक्करण का, लोकतंत्र का, महिला शिक्षा का, पूंजीवाद का। विरोध किसका किया, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का, बाल विवाह का, अस्पृश्यता का और बहुदेव विवाह का। कहने का मतलब है जो अच्छी बात उसको समर्थन, जो बुरी बात है उसका विरोध। नेक्स्ट चलते हैं स्थायी बंदोबस्त का। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, स्थायी बंदोबस्त, इसका ही समर्थन कर रहे हैं। मानववाद का समर्थन, जूरी व्यवस्था का, प्रेस की स्वतंत्रता का और अंतर्राष्ट्रीय वाद का समर्थन कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं सती प्रथा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी सती प्रथा का निषेध, क्योंकि इनकी जो भाई की जो पत्नी थी वो क्या हो गई थी, सती हो गई थी। फिर इनको भयंकर आघात हो गया था। 1829 के अंदर धारा 17 थी। गवर्नर जनरल उस समय थे विलियम बेंटिक। समर्थन किसने किया था सती प्रथा का, राधाकांत देव ने, जो कि इनका संगठन कौन सा था, धर्म सभा। 1821 के अंदर नेपल्स के अंदर क्रांति हुई थी, उससे विफलता से दुखी हो गए थे। 1823 के अंदर स्पेनिश अमेरिका क्रांति की जो सफलता पर इन्होंने क्या किया था, सार्वजनिक भोज इन्होंने दिया था। तीसरी अगर बात करूंगा कि आयरलैंड के जमींदार थे, उस जमींदारों के अत्याचारों की भी सार्वजनिक रूप से निंदा इन्होंने की थी। और कहते हैं कि लास्ट में जो मुगल बादशाह अकबर था, उन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा था, ताकि किस उपाधि देकर, राजा की उपाधि देकर। और विलियम चतुर्थ ने पेंशन बढ़ाने के लिए इनको भेजा था। 33 के अंदर राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड के अंदर मृत्यु रहती ब्रिस्टल नामक स्थान पर। और कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत में आधुनिक युग का जो सूत्रपात किसने किया था, वो कौन था, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आप ब्रह्म समाज का जैसे विभाजन हुआ था, उसके अंदर हम देखते हैं व्यक्ति कौन कौन थे। 43 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, ठीक। 57 में केशव चंद्र सेन जुड़ गए। और कहते हैं कि जैसे केशव चंद्र सेन आए, उन्होंने क्या किया, सभी धर्मों को इकट्ठा बैठकर सारा ही काम करने लग गए, ठीक है। तू भी सही, ईसाई वाले भी आ जाओ, यहूदी भी आ जाओ, इस्लाम भी आ जाओ, हिंदू धर्म भी आ जाओ। जबकि हम देखते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर जो आई कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। इस वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया। और कहते हैं कि 1865 के अंदर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। और कहते हैं कि ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजन इसका हो जाता है। सबसे पहले बनता है आदि ब्रह्म समाज, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर का बनता है, ठीक है। और जबकि एक केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज ये बनता है। सेकंड चीज, 1872 के अंदर एक एक्ट आता है, नेटिव मैरिज एक्ट। इसमें ये कहा गया था, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लाया गया था। और उसमें ये कहा था कि जो पुत्र की आयु तो वो तो है 18 वर्ष, जबकि हम देखते हैं कि बेटी की आयु है, पुत्री की आयु भी 14 वर्ष। जबकि खुद हम देखते हैं खुद की बेटी 13 वर्ष की थी, उनका विवाह एक राजा कूच के बिहार के उनके साथ में शादी कर देते हैं। और कहते हैं कि इनका वापस विरोध होता है। और कहते हैं कि जैसे भारतीय ब्रह्म समाज बनता है, उसका वापस से विभाजन होता है। और 1878 के अंदर साधारण ब्रह्म समाज ये बन जाता है। नेता कौन कौन थे, आनंदमोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि इन्होंने ICS मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था। द्वारकानाथ गांगुली, शिवनाथ शास्त्री, ये था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। जी साहब, मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना, शुद्धि मूवमेंट चलाया था, वैलेंटाइन रोल ने ये सारी बातें कही थी, ठीक है। पुस्तकें, मूल नाम और इनका नारा वेदों की ओर लौटो। आप देखोगे कि इनका जन्म 1824 के अंदर मोरबी के टंकारा गुजरात के अंदर इनका जन्म होता है। बचपन का नाम मूल शंकर था, पिताजी का नाम अम्मा शंकर, माताजी का नाम यशोदा। जो प्रथम गुरु बनते हैं पूर्णानंद जी, और पूर्णानंद जी ने इनका नाम पूरा किया और स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम कर दिया। सेकंड जो गुरु जी बनते हैं वो विद्यानंद जी महाराज बनते हैं। इन्होंने ही इनको वेदों का ज्ञान दिया, ऋग्वेद पर बल दिया और वेदों की ओर लौटो इनका समर्थन किया। नेक्स्ट बात करेंगे समर्थन, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया, यज्ञों का समर्थन किया। जबकि विरोध अवतारवाद का, मूर्ति पूजा का, जाति व्यवस्था का, छुआछूत का, ठीक है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का, धार्मिक यात्रा को, सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक यात्रा का विरोध कर रहे हैं, बहुविवाह का और अंतरजातीय विवाह का समर्थन, हिंदी का समर्थन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह और पाश्चात्य शिक्षा का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्य समाज की स्थापना संगठन, 75 में बॉम्बे, 77 में लाहौर, 78 में दिल्ली और 1882 के अंदर गो रक्षणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट बात करेंगे
पुस्तकें कौन कौन सी है? पहली है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी के अंदर है, 1874 के अंदर लिखी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसके अंदर कि केशव चंद्र सेन की सलाह पर ही दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने जो है विचार थे, जो भी प्रचार प्रसार इन्होंने किया। इसकी रचना गाँव की थी उदयपुर के अंदर, प्रकाशन अजमेर के अंदर, ठीक है। सेकंड पुस्तक है पाखंड खंडन, तीसरी अद्वैत मत का खंडन। तीसरी अगर मैं बात करूँगा ऋग्वेद भाष्य, पांचवा है पंचमहायज्ञ विधि। सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुद्धि मूवमेंट, जो कि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में आई, हिंदू धर्म से और विशेष धर्म के अंदर चले गए थे, ईसाई धर्म इस्लाम धर्म के अंदर, वापस से इनको हिंदू धर्म में लेके आने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट इन्होंने चलाया था। वेलेंटाइन रोल हुए हैं, जो कि एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है, इन्होंने की पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, जो कि हम देखते हैं इन्होंने कहा था कि भारत के अंदर दो ही व्यक्ति है जो कि अशांति का जनक माने जाते हैं, एक तो है आर्य समाज और एक है बाल गंगाधर तिलक साहब। नेक्स्ट बात करेंगे, दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की अवधारणा दी थी। एक तो स्वराज, स्वधर्म होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, स्व भाषा होनी चाहिए। और कहते हैं कि मृत्यु इनकी 30 अक्टूबर 1883 के अंदर जोधपुर की एक वेश्या नन्नी जान थी, उसके द्वारा इनको जहर देने का इनकी मृत्यु हो जाती है। अजमेर के अंदर, जोधपुर में जहर दे दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु अजमेर के अंदर दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, शिक्षा के लिए इनके हम देखते हैं कि 2 भागों में विभाजन होता है, एक तो पाश्चात्य शिक्षा और एक वैदिक शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का जो समर्थन कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, और जबकि अगर मैं बात करूंगा जो वैदिक शिक्षा का समर्थन कर रहे थे वो थे मुंशीराम और लेखराम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन्होंने एक तो डीएवी खोला था, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और एक जबकि इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी, जो कि हम देखते हैं 1902 के अंदर हरिद्वार के अंदर इन्होंने खोला था। इनकी स्टेटमेंट है सबसे, ये कई बार आपकी स्टेटमेंट पूछा हुआ है, आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है सेकेंड भी, कि भाई भारतवासियों के लिए ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है। और हिंदू लूथर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत के अंदर जो हिंदू लूथर माना था वो स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे जर्मनी के अंदर मार्टिन लूथर हुए थे, जिन्होंने कैथोलिक धर्म को जो आई बुराई थी उनको दूर करने का प्रयास किया था, उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया था। उसी तरह हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिसके अंदर हिंदू समाज के अंदर जो आई कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया था, और इनको हिंदू लूथर माना जाता है। हाँ, अगला है स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको फिक्स है, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 के अंदर होता है। वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी, और हम देखते हैं गुरु का नाम है रामकृष्ण जो है परमहंस, जो कि इनको गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये काली कलकत्ता, जो माँ काली कलकत्ता है उनके ये पुजारी थे, दक्षिणेश्वर वहाँ के पुजारी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस से ही दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ का जो नाम विविदासानंद कर दिया गया था, लेकिन कोई कहते हैं कि इनका नाम ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और विविदासानंद भाई भारत जाए, विदेश में अमेरिका जाएंगे तो ये नाम अच्छा लगेगा क्या? तो कहते हैं कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने इनका नाम सुझाव करके इनको स्वामी हम देखते विवेकानंद कर दिया गया। और कहते हैं कि शिकागो जाने के लिए इनको आर्थिक सहायता भी इनको दी थी। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, 11 सितंबर, तारीख याद रखना, 11 सितंबर 1893 के दिन विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं और शिकागो जाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने भारतीय संस्कृति का काफ़ी अच्छे से प्रचार प्रसार भी ये करते हैं। और 1896 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने वेदांत हम देखते हैं कि कॉलेज समाज की स्थापना की थी। और 5 मई, तारीख दोस्तों याद रखना, 5 मई 1897 के अंदर वेल्लूर के अंदर रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना होती है। और बाद में जाके हम देखते हैं कि अल्मोड़ा के अंदर भी रामकृष्ण मिशन का कार्यालय घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, समाचार पत्र सबसे इंपॉर्टेंट है प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में था। उद्बोधन, जो कि हम देखते हैं किसमें था, बांग्ला के अंदर था। पुस्तक की अगर मैं बात करूंगा, पहली पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मैं समाजवादी हूँ, न्यू हिंदुज़म, और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये प्रमुख इसकी पुस्तकें मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, सिद्धांत दिया इन्होंने, शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में इन्होंने विश्वास करते थे। मनुष्य का कैसे उच्चतम आध्यात्मिक विकास हो उस पर इन्होंने विकास किया। तीसरा है कि विज्ञान और तकनीकी के आधुनिक विकास पर इन्होंने काम किया। और फोर्थ है कि मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया और बौद्धवाद का इन्होंने समर्थन किया। नेक्स्ट बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि भारत को कोई समझना चाहता है, ठीक है, वो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। और तीसरा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा जनता से है और उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। भारत को पुनः एक होना होगा और अपना शक्ति में पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। और अन्य फैक्ट यही है। और इनका एक स्टेटमेंट था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। और युवाओं के प्रति ये इनका विश्वास काफ़ी अच्छा था। युवाओं से काफ़ी ये उनको उद्देश्य के प्रति, उनके लक्ष्य के प्रति ये बिल्कुल चेतना, और कैसे कैसे उनको आगे मूव करते, आगे कैसे उनको आगे लेके आते थे।
तूफानी हिंदू अमेरिका में हिंदू नेपोलियन और नवीन हिंदूवाद के प्रणेता, और कहते हैं कि इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 के अंदर ये इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और अपन ने देखा पूरा एक बार कंप्लीटली ये टॉपिक अपन ने अच्छे से रिवीजन किया है, ठीक है। और मैंने बिल्कुल आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ाया है, और मुझे नहीं लगता किसी से क्वेश्चन बाहर भी जाएगा, और मैंने वापस से रिवीजन आपको अच्छे से करवाया, ठीक है ना। और ये मेरा एक ही लक्ष्य है कि मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं हिस्ट्री की मैं बात करूँगा टोटल, ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं पूरी, ठीक है, कंप्लीटली राजस्थान वर्सेज राजस्थान और इंडियन, ठीक है, इंडिया की कम से कम हम देखेंगे 14 कितनी क्लास बनेगी, 14 क्लास तो इंडिया की बनेगी। और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ 15 एक क्लास के अंदर राजस्थान की क्लास करवा के कंप्लीटली, अगर मैं बात करूँगा 30 से 35 क्लास के अंदर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट मैं आपको आराम से करवा दूंगा, साथ में आपको याद करते हुए। और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि लगभग उसके बाद में क्लासेज धीरे धीरे चल रही है, सारी गणित की क्लास चल रही है, और ये क्लास 22 से 25 तारीख तक गणित खत्म हो जाएगी। उसके बाद में नई विषय लाएंगे, और मैं मार्च तक, ठीक है, मार्च या अप्रैल तक आपको कंप्लीटली फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपको अच्छे से करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2 याद रखना, मैं हमारे चैनल पर एक तो हिंदी और एक रीजनिंग, ये 2 विषय मैं आपको नहीं कराऊंगा, इसके अलावा आपको सारा कराऊंगा, कंप्लीटली कोर्स कराऊंगा, और बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से सारी चीज़ें करवा रहे हैं। हम कंटेंट पर काम कर रहे हैं, हमारी मेहनत पूरी कंटेंट पर है। तो आप दोस्तों बनाए रखिए। रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और इसी तरह हमें प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगली हिस्ट्री की वीडियो के माध्यम अगली वीडियो आपको हिस्ट्री की वीडियो मिलेगी, और धीरे धीरे आप गणित की क्लासें परसों से चालू हो जाएगी, ठीक है, कल से चालू हो जाएगी गणित की क्लासें तो। और धीरे धीरे हिस्ट्री क्लासें मैं आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल पर सारी बातें आपको उसके माध्यम से करवा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।